चारों दोस्त अब जंगल के एकदम घने हिस्से में आ गए थे। सबके दिल डर के मारे धक धक किए जा रहे थे। किसी तरह सभी दोस्त 10-15 मिनट ही चले होंगे कि अचानक उनके सामने एक उजाड़ बस्ती आ गई। इस उजाड़ बस्ती में टूटे फूटे मकान, जगह जगह पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। यही नहीं, बस्ती के ठीक सामने एक बेहद प्राचीन मूर्ति थी जो पत्थरों से बनी हुई थी। मौसम की मार झेल झेल कर वो काफी टूट फूट चुकी थी, पर उस मूर्ति को ध्यान से देखने में साफ जाहिर हो रहा था कि ये मूर्ति किसी राजकुमार की होगी, क्योंकि उस मूर्ति के हाथ में, एक हाथ में तो तलवार और दूसरा हाथ कमर पर रखा हुआ था। उस मूर्ति की आन बान शान निराली थी। शशांक ने देवजीत से फुसफुसाकर कहा, ले देख, ये उसी राजकुमार की मूर्ति है जो तिमारपुर में आकर हमेशा के लिए खो गया था। देवजीत ने धीरे से गर्दन हिलाते हुए कहा, पर इतनी छोटी सी बस्ती में भला कोई कैसे खो सकता है? शशांक ने हाथ से इशारा किया। अबे धीमे बोल, शांति से बात कर। जोर से बोलेगा कभी कोई आत्मा हम पर भड़क ना उठे। विशाल ने भी झुल्लाते हुए शशांक को चुप कराया। अबे बस भी कर यार, और कितनी आलतू फालतू की कहानियां सुनाएगा हमें? गौरव भी बोल उठा। और नहीं तो क्या, अब तक तो ये कहता था कि तिमारपुर में एक भयानक जगह है, वहां पर आत्माएं घूमती हैं। अब कहाँ है वो आत्माएं? मुझे तो कोई आत्मा नहीं भटकती दिख रही। मुझे तो बस ये मलबे का ढेर और टूटे फूटे मकान ही नजर आ रहे हैं। देवजीत भी तेज में आ गया। तभी शशांक बोला, तुम लोग ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो, जैसे उन आत्माओं के साथ मेरा रोज का उठना बैठना हो? अरे जो कुछ मैंने लोगों से सुना वो मैंने तुम सबको बता दिया। अब मुझसे झिकझिक करने की बजाय अच्छा होगा तिमारपुर को नजर भर देख लिया जाए। सबके सब इस तरह से सांस रोके हुए आगे बढ़ने लगे, मानो उन्हें डर हो कि उनकी सांसों की आवाज सुनकर कोई आत्मा उनके पास न चली आए। शशांक तो जैसे एकदम खो सा गया था। जिस तिमारपुर का नाम वो बचपन से सुनता आ रहा था, वो तिमारपुर आज उसकी नज़रों के सामने था। शशांक ही नहीं, बल्कि तीनों दोस्त भी तिमारपुर और उस रहस्यमय जगह को देखकर अपने आप को भूल बैठे थे। देवजीत गौर गौर से उन टूटे फूटे मकानों को देखता हुआ चल रहा था कि उसे अचानक एक मलबे के ढेर में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। देवजीत दौड़ता हुआ उस मलबे के पास गया कि आखिर ये चमकती हुई चीज क्या है। तभी देवजीत बोला, ओ वाओ, ये तो एक सोने की बाली लग रही है। देवजीत ने उस सोने की बाली को हाथ में लेकर जोर से कहा, सोने की बाली। ये सुनते ही बाकी सारे दोस्त लपकते हुए देवजीत के पास चले आए। सब देवजीत को मिली सोने की बाली को बड़े ध्यान से देख रहे थे। विशाल ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, ये तो काफी कीमती लग रही है, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई देव। देव ने मुस्कुराते हुए बाली को अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर शशांक से बोला, थैंक्स यार शशांक, तुम्हारी वजह से मुझे ये कीमती बाली मिल गई। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी ही ज्वेलर से खरीदी गई हो। शशांक ने गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे ठीक है यार, पर मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, वो मुझे याद आ रही है कि कभी तुम्हें एक सोने की चीज़ कहीं पड़ी मिले तो उसे हाथ भी मत लगाना, क्योंकि उससे बड़ा अपशुगन होता है। नहीं तो। देवजीत इस बात से हंस पड़ा। बस बस यार, और कितनी कहानियां बनाएगा? अब तू कहानी बनाने मत बैठ, पहले ही तिमारपुर के बारे में कई फालतू के किस्से सुना चुका है तू। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए देवजीत बोला, तिमारपुर नहीं, मुझे तो नाना जी की हवेली भी तिलस्मी लग रही है। कल वो अजीबो गरीब घटनाएं जो हमारे साथ हुई, उससे तो मैं पूरा ही सहम गया हूं। शशांक ने भी दबे लहजे में कहा, हाँ देव, तेरा कहना तो सही है। मैं भी कल रात की घटनाओं से थोड़ा हिल गया हूँ। सोच रहा हूँ तिमारपुर देखने की बजाय जब हम वापस लौटेंगे नैनीहाल, तो वहां रुकने की बजाय हम कोई रात वाली बस पकड़कर यहाँ से निकल चले। अब मुझे भी नैनीहाल की हवेली में रात में रुकने में डर लग रहा है। विशाल भी शशांक की बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ शशांक, कहे तो तुम ठीक रहे हो। दरअसल हमें यहाँ आने की प्लानिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा खासा हम किसी बढ़िया से हिल स्टेशन चले जाते। शशांक ने बात को बीच में काटते हुए थोड़ा चिल्लाकर बोला, लो, अब तुम सब मुझे ही दोषी ठहराने लगे। पहले तो आत्माओं का नाम सुनते तुम यहाँ आने के लिए मचल रहे थे, अब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो।
मैं कोई तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाए यहाँ पर। अभी सारे दोस्तों में एक बहसबाजी हो रही थी कि अचानक उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी दोस्त एकदम चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नजर ही नहीं आया। हैरान परेशान दोस्तों के माथे पर पसीना साफ साफ झलक रहा था। वो चिंतित होकर उस लड़की की खोज करने लगे जिसकी रोते रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। तभी गौरव ने सहमते हुए कहा, कहीं ये किसी आत्मा की तो आवाज़ नहीं। शशांक फौरन मना करते हुए बोला, अरे ये कैसी बात कर रहे शशांक, आत्मा दिन के उजाले में कैसे आएगी? ये जरूर किसी जीती जागती लड़की की आवाज़ होगी जो हमारे यहाँ तिमारपुर देखने के लिए आई होगी हमारी तरह, और यहाँ आकर बेचारी खो गई हो। तो चलो उसे एक बार इसे ढूंढते, क्या पता बेचारी मुसीबत में हो इसलिए वो रो रही हो। सारे दोस्त फौरन इधर उधर फैलकर उस रो रही लड़की की तलाश में लग गए, पर साथ ही उन सभी को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर इतने वीरान इलाके में लड़की कहाँ से आई। करीबन 10 मिनट तक ढूंढते रहने के बाद देवजीत को अचानक एक टूटे मकान की ढेर के पीछे एक चुनरी लहराती हुई नजर आई। वो जोर से चिल्लाया, वो रही उस टूटे मकान के पीछे। देवजीत तेजी से लपकते हुए इस मकान के पीछे पहुंचा। उसने देखा एक बड़े से चबूतरे के नीचे कोई युवती बैठकर रो रही थी। लड़की का चेहरा उसके घुटनों पर छिपा हुआ था। लाल पीले रंग की बड़ी सी चुनरी ने उस युवती को लगभग पूरी तरह से ढका था। देवजीत ने दिल धड़कते से उस युवती के करीब जाकर हौसले से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और ऐसा रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है आपको? देवजीत की बात भी पूरी नहीं हुई थी, तभी लड़की ने अपना घुटनों में छिपा हुआ सिर उठाया और चुनरी हल्की सी संभालते हुए देवजीत की ओर निगाह डाली। देवजीत उस लड़की की सुंदरता को देखकर दंग रह गया। उसका दिल उछलकर बाहर आ गया था। वो स्टैचू की तरह एक जगह जम ही गया था। तभी शशांक, गौरव, विशाल भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही उस रूपवती को देखा, सब अपनी सुध बुध को खो बैठे। चार अजनबियों को अपने सामने देख वो थोड़ी सी घबरा गई। वो जल्दी जल्दी अपनी चुनरी ठीक से ओढ़ती हुई खड़ी होकर और अपनी बहते आंसुओं को पोंछने लगी। तभी अपने आप को किसी तरह संभालते हुए देवजीत ने बेहद नरमी से कहा, आप घबराइए मत, हम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब शशांक भी आगे आकर बोला, हाँ, हम तो बस यूं ही आकर घूमते हुए चले आए थे। लगता है कि आप यहाँ घूमने फिरने आई हैं और आप यहाँ भटक गए हो, शायद कोई मुश्किल में है, तो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हमें अपना दोस्त समझिए, आपकी हम मुश्किल भी हल कर देंगे। बताइए क्या मुश्किल है? लड़की ने अब इन दोस्तों को डरी सहमी नज़रों से देखा, फिर अपने नाजुक होठों को हिलाते हुए मीठी आवाज में बोली, वो मैं अपनी सहेली और उसके पिताजी के साथ आई थी। यहाँ घूमने देखने मैं खो सी गई, पर तभी मुझे पता चला कि मेरी कान की बाली कहीं गिर गई है। मैं बहुत परेशान होकर तब से बाली खोज रही हूँ। इधर उधर घूम रही थी पर वो मुझे मिल नहीं रही। मेरी सहेली और उसके पिता भी यहाँ से चले गए क्योंकि पिताजी को अपना काम से शहर जाना था। पर मैं कैसे जाती, वो बाली मुझे नहीं मिली तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। मेरे खानदान की पुरानी बाली थी, मेरी दादी की निशानी थी। और युवती फूट फूट कर रोने लगी। तभी देवजीत ने आगे बढ़कर उस लड़की से कहा, रोना बंद कर दीजिए, आप ये देखिए जरा, मुझे लगता है कि ये आपकी बाली है। और देवजीत ने अपनी पॉकेट से कुछ देर पहले ही मिली हुई बाली निकालकर उस लड़की के सामने रख दी। लड़की ने रोना बंद करते हुए चौंकते हुए अपनी गर्दन उठाई और देवजीत की ओर देखने लगी। जैसे ही देवजीत ने हाथ में सोने की बाली देखी, वो खुशी से लगभग चीख ही पड़ी, हाँ हाँ, यही तो है मेरी खोई हुई बाली। मैं कितनी देर से इस बाली को पागलों की तरह ढूंढ रही थी पर ये मिली नहीं। फिर कुछ रुककर उसने सोचते हुए पूछा, पर ये बाली आपके पास कैसे आई? कहाँ मिली ये बाली आपको? देवजीत ने बड़े स्टाइल से झुक कर कहा, आपको मिल गई ना आपकी बाली, फिर आप क्यों परेशान हो रही है? लीजिए, आप आराम से पहनिए आपके कान में। लड़की ने फौरन बाली को उठा लिया
और अपने कानों में पहन लिया। फिर उदास स्वर में बोली, बाली तो मिल गई, पर अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कुछ ही देर बाद शाम हो जाएगी। मैं अकेली लड़की भला यहाँ कैसे बियाबान जंगल में होकर अपने घर पहुंचूंगी? शशांक ने जल्दी से उस लड़की को सांत्वना देते हुए कहा, ओह, आप चिंता मत कीजिए, हम बस अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरे नाना जी की ये हवेली यहीं गांव में, यहीं पास में है। लड़की ने सिर हिलाया, फिर धीरे से बोली, मेरा घर यहाँ से दक्षिण की ओर है। जंगल के इस पार से नदी बह रही है ना, उसी के किनारे जाने से मेरा गांव आ जाएगा। पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? घने जंगल में यूं अकेली लड़की मैं कैसे जाऊंगी? शशांक ने जल्दी से कहा, तो कोई बात नहीं, हम पहले आपको घर छोड़ने जाएंगे, फिर वापस अपने गांव चले जाएंगे। देवजीत ने ये सुनते ही शशांक की बांह पकड़ ली और फुसफुसाते हुए बोला, अरे पागल हो गया है तू? तू इस लड़की का गांव बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि हम इस लड़की को छोड़ने उसके गांव गए, फिर नैनीहाल कैसे जाएंगे? तुझे तो पता नहीं होगा कि कितनी रात हो जाएगी हमें पहुंचने में। गौरव भी कहने लगा, हाँ यार, बेचारा शेखर भी वहां पेड़ के नीचे हमारा इंतजार कर रहा होगा। शशांक ने अब समझाते हुए कहा, ओह, तुम लोग तो बिना बात के चिंतित होने लगे हो। हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे और फटाफट वहां जाकर इस लड़की को गांव छोड़ देंगे, फिर नैनीहाल चले आएंगे। रात होने से पहले हम हवेली पक्का पहुंच जाएंगे। अब विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, और वो आज जो हमारा आज रात का बस पकड़ कर यहाँ से निकलने का प्लान था, उसका क्या होगा? क्या आज हम रात फिर उसी हवेली में ठहरेंगे? शशांक को जैसे एकदम आइडिया आया और वो बोला, क्यों ना आज हम रात इसी लड़की के गांव में रुक जाए। आखिर हम इस लड़की को घर पहुंचाएंगे, क्या इसके घर वाले हमें एक रात भी नहीं रुकने देंगे? देवजीत ने सिर पीट लिया और बोलने लगा, शशांक तो इस लड़की के रूप जाल में उलझ गया, अब ये किसी की नहीं सुनेगा। जल्दी ही उस अनजान खूबसूरत लड़की को लेकर ये चारों दोस्त वहां से चल पड़े। तिमारपुर से निकलते ही वहां बार बनी हुई राजकुमार की मूर्ति के पास जैसे ही वो गुजरे, देवजीत की निगाह अचानक इस मूर्ति के हाथ पर गिरी। वो हैरत से चिल्ला उठा, ये राजकुमार के हाथ में तो तलवार थी ना, अब ये मूर्ति का हाथ खाली कैसे है? सबने देखा और सब सहम उठे। तलवार सच में गायब थी। तभी आगे चल रही लड़की धीरे से बोली, ये मूर्ति तो अजीब ही है, कभी तलवार गायब हो जाती है तो कभी हाथ ही गायब हो जाते हैं। आप लोग यहाँ से जल्दी निकलिए। सब दोस्त घबरा गए और परेशान से उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। लड़की उन्हें अपने गांव का रास्ता बताती हुई आगे चल रही थी, पर उन चारों दोस्तों की नज़र चुनरी से ढकी हुई इस लड़की के दाहिने हाथ पर नहीं पड़ी, जिस पर गोदने से लिखा हुआ था, तिमरा। तो आप सबको क्या लगता है, आखिर वो लड़की कौन होगी? क्या वो तिमरा ही है?